गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो आपने क्या पढ़ा था? सिंपल सेंटेंस। हालांकि इनकी चर्चा सिंपल हो, कंपाउंड हो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लास पढ़ाते समय हुई है, परंतु इन डिटेल देना बहुत जरूरी था। तो कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? A sentence containing two or more clauses, ध्यान दीजिएगा, two or more clauses यहां से हम रिमार्क कर रहे हैं, of equal rank of the same kind is called a compound sentence। ठीक, अब हिंदी में बता दे रहा हूं, नोट करना हो नोट कर लीजिएगा। देखिए, सेम काइंड मतलब समान भेद वाले, यानी समान भेद वाले। अब यहां मत लगाइए क्योंकि वाले यहां लगाना है। समान भेद के समान श्रेणी वाले, यानी अब समान शब्द यहां मत लगाइए, समझाने के लिए बता रहा हूं। एक ही भेद के यानी एक ही प्रकार के। अब और सरल कर दिया, एक ही प्रकार के। अब प्रकार का मतलब क्या होगा? जैसे अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव के साथ अफर्मेटिव, निगेटिव के साथ निगेटिव, इस तरह का वाक्य। अब नहीं अफर्मेटिव के साथ एक इंटरोगेटिव जोड़ दो, ठीक है ना। अफर्मेटिव के साथ निगेटिव तो जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि वो दोनों क्या है? असर्टिव। तो आप असर्टिव सेंटेंस के साथ इंटरोगेटिव नहीं, इंटरोगेटिव निगेटिव नहीं, इस तरह का वाक्य नहीं बनाएंगे। तो असर्टिव क्या है? एक ही प्रकार के हैं, यानी फंक्शन एप्लीकेशन के आधार पर जो सेंटेंस बनते हैं उनका काइंड एक होना चाहिए जोड़ते समय। तो ऐसा इसमें नियम बनाया गया है, यानी एक ही प्रकार के। आप सेम को एक कर दो, एक ही प्रकार के समान श्रेणी, रैंक का मतलब समान श्रेणी, ठीक, वाले दो या दो से अधिक, ठीक, उपवाक्य रखने वाला। देखो, उपवाक्य रखने वाला वाक्य कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। फिर से बता दे रहा हूं, एक ही प्रकार के समान श्रेणी वाले दो या दो से अधिक उपवाक्यों को रखने वाला वाक्य कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। तो वीडियो आप क्या करना है? रिवाइंड करके इसको नोट कर लेना, क्योंकि भैया इंग्लिश हिंदी दोनों देना बहुत मुश्किल है, ठीक ना। और मैं पढ़ाता हूँ 80% से एवं 90% इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाता हूँ, सिर्फ एक्सप्लेनेशन हिंदी में देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप हिंदी माध्यम से हैं, इसलिए ऐसा होता है। अब चलिए आगे देखिए क्या है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में पहले देखिए, फिर हिंदी में बता दे रहा हूं। When two classes are, देखिएगा, when two classes are equal rank of the same kind, सेम वही चीज आ रहा है। यहाँ बोर्ड लगा दिया गया, यहाँ से हम बोर्ड हटाते रहे समझाने की सुविधा के लिए। 3 क्लास नहीं लेंगे, 2 ये नहीं। अगर 2 क्लास के साथ आप समझ जाते हो तो 3 वाला आगे समझ जाओगे। जब एक ही प्रकार के समान कोट वाले, समान श्रेणी वाले, ठीक ना, 2 क्लासेस, 2 उपवाक्य किसी कंजक्शन द्वारा जोड़े जाते हैं। देखिए, अभी हम कंजक्शन का नाम नहीं दे रहे हैं, किसी कंजक्शन द्वारा जोड़े जाते हैं। आर्गेन पैसिव वॉइस में कामा, तो क्लास पढ़ चुके हो ना आप, कौन जी सबऑर्डिनेट क्लास पढ़े थे ना,
यानी यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखा गया, यहाँ तक ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखा गया। पढ़ा रहा हूँ कंपाउंड, लेकिन एक्सप्लेनेशन ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखा गया है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लास पढ़ाते समय मैंने दिया था एक वेन से, ठीक ना, तो उसको मैच कराइए, मैच कर जाएगा, ठीक। तो अब चलिए, तो कामा का मतलब तो, अ कंपाउंड सेंटेंस इज फॉर्म, इसी का एक्सप्लेनेशन है। जब एक ही प्रकार के, ठीक ना, अब यहां से कहां चला गया, देखिए, एक ही प्रकार के समान श्रेणी वाले दो उपवाक्यों को किसी कंजक्शन द्वारा जोड़ा जाता है तो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। इन दिस कंडीशन, ऐसी दशा में, फिर कामरा लगा, यहाँ तो लगेगा ही कामरा, लेकिन सेंटेंस नहीं है, फ्रेज है, तो अर्थ नहीं निकलेगा, यहाँ पर तो अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। इन्हें ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस, पूरे सेंटेंस के बाद अगर कामा लगेगा तब उसका अर्थ जो है तो अर्थ होता है, ठीक है ना। अब देखिए, ऐसी दशा में, अब यहाँ पर हमने द लिख दिया, यहाँ पर अ लिखा था, ठीक है ना, यानी जीआर से एसआर हो गया, इसका रिफरेंस तो आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। द कंजक्शन इज कॉल्ड और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक ना। ऐसी दशा में कंजक्शन को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, इसकी चर्चा में पढ़ाया था कोऑर्डिनेट क्लास में, क्या, क्योंकि यह कोऑर्डिनेट क्लास का हिस्सा माना जाता है। तो ये एक दूसरे से क्या है, बहुत क्लोज है। हमने कहा ना, 1 बाय 1 पढ़ते जाइए, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, हम सेंटेंस शब्द नहीं लिखे हैं तो चलता है, कोई बात नहीं। पीसी प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस कोऑर्डिनेट क्लास इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसका हिस्सा है, सीसी का, यानी कोऑर्डिनेट क्लास का, इसलिए जो रियल सीसी यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ आएगी। तो ऐसा कोऑर्डिनेट क्लास पढ़ाते समय मैंने बताया था। अब आपको एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, हमेशा अलग अलग स्टाइल में पढ़ाता हूँ। जितने बैच पढ़ाता हूँ उतने तरीके से, जितने दिन पढ़ाता हूँ उतने तरीके से, इतना जान लीजिएगा, क्योंकि नौसिखुआ नहीं। तो आज थोड़ा तरीका में चेंज कर देगा। यहाँ पर एक हमने लिया सिंपल सेंटेंस, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलने वाला है, स्ट्रक्चर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। हम आगे कॉम्प्लेक्स पढ़ाने के बाद, स्ट्रक्चर देने के बाद कंजक्शन पर उतरेंगे, और कंजक्शन पर उतरेंगे तो सारा कंजक्शन इसका जी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ एग्जाम्पल दूंगा। इसी तरह से फिर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पर उतरेंगे तो फिर वहां पर सबऑर्डिनेट क्लास और उसके काइंड्स को पढ़ाऊंगा इन डिटेल। तो यहाँ एक सिंपल सेंटेंस लिया, उसके बाद इसको हम जोड़ रहे हैं। देखिए, दूसरे सिंपल सेंटेंस
इसको हम 1 कर देते हैं, चलिए, और प्लस कर दिया। उसके बाद यहाँ जो है दूसरा सिंपल सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, दूसरा सिंपल सेंटेंस लेते हैं, टूल कर दिया। अब यहीं पर आपको समझना है कि सेंटेंस हमारा, चलिए ठीक है, कंपाउंड बनेगा कि कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहीं पर चेक करना रहता है, ठीक ना। तो यहीं पर चेक करना है, अगर इन दोनों की, यहां देखिए ऐसे लगा देना, इन दोनों सिंपल सेंटेंस की रैंक इक्वल हो, तो जब रैंक इक्वल की बात आएगी तो काइंड तो भाई सेम रहेगा, काइंड तो हमेशा सेम रहेगा। तो हम एक टर्म लेते हैं, देखो काइंड तो सेम रखना पड़ेगा, ये नहीं कि अफर्मेटिव के साथ इंटरोगेटिव जोड़ दो, ठीक ना, जुड़ता है, यहाँ पर नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, कंपाउंड सेंटेंस में नहीं। कब? जब अनइक्वल रैंक होगी तब संभव है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में संभव है। तो यहाँ पर हम लिख दिए इक्वल रैंक, क्या कह दिए? इक्वल रैंक। तो जैसे आप इक्वल रैंक के दो सिंपल सेंटेंस लेते हो, होता क्या है, आप जोड़ते हो, इस प्लस के स्थान पर कोई कंजक्शन लोगे, ध्यान देना, ये किसी कंसार्ट में लिख दे रहा हूं, तरीका देख लो, बहुत इजी कर दिया हूं मैं। तो इस प्लस के स्थान पर कोई आप कंजक्शन लोगे, ध्यान देना, होगा क्या, यह सिंपल सेंटेंस, यहीं पर कट करता हूं नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। यह सिंपल सेंटेंस एक यह है, और दूसरा जो है यहां पर मैं ले रहा हूं, ध्यान देना, ठीक, लिया, यह एक क्लास बनाएगा। अब इसे आप जैसे जोड़ोगे तो इन्हीं का नाम चेंज हो जाता है, आप सिंपल सेंटेंस नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इक्वल रैंक का है, अब आगे कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ क्या कर दो, अब इसको लिखो 1 क्लास, क्या लिखो 1 क्लास, और इसको लिखो अनदर क्लास, ध्यान देना, अदर क्लास, चलो अनदर क्लास, ठीक है। अब आपको यहीं पर समझना है, क्या समझना है, इक्वल रैंक है तो होगा क्या, यहां पर जब इक्वल रैंक है तो ये हो जाएगा PC1 और ये हो जाएगा PC2, कोऑर्डिनेट क्लास में पढ़ाया गया है। अभी यहां पर जो कंजक्शन लगेगा, अब इसके स्थान पर हम अभी केवल कंजक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केवल कंजक्शन हम लिख रहे हैं, ठीक, डिसाइड नहीं हो रहा, अब दोनों है तो लास्ट में अब तो डिसाइड हो गया, जब PC जोड़ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं, जब दोनों इक्वल रैंक हो गए तो कंजक्शन का नाम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों PC हो गया, तो अरे सॉरी कोऑर्डिनेटिंग, गलती से सबऑर्डिनेटिंग मुंह से निकल गया और लिखना भी शुरू कर दिए, चलो हो जाता है, कंसंट्रेशन समझाने में, ठीक ना। अब इसे आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कह सकते हैं, क्योंकि जब इक्वल रैंक क्लियर हो गया तो PC1 और PC2 हो गया, ठीक ना। तो अब जो है ध्यान देना,
कंडीशन लिखो, क्योंकि हमने वन क्लास लिखा है, हम अगले स्टेप में लिखेंगे, अगले स्टेप में लेंगे। हमने यहाँ वन क्लास लिखा है, इस सेंस में आप कोऑर्डिनेटिंग मत लिखो, ठीक है। अब क्या करो, ये जुड़ गया। अब इसको क्या कहते हैं, इस PC2 को, चूंकि यह वो बैंक मैनेजर वाला एग्जांपल दिया था, वही नियम लागू होगा। चूंकि यह इसके इक्वल रैंक में है, तो इसे हम कहते हैं CC2 PC1, और फाइनली हम इसको केवल CC कह देते हैं। देखो CC कह दिए, CC कह दिए। अब जब हम उसको CC कह दिए 2 को, ठीक ना, तो यहां हम केवल PC कहेंगे। अब ऐसी दशा में इसका नाम पड़ जाएगा, कंजक्शन तो है क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और नीचे लिखो इसको, पड़ जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसको हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं, आप समझ जाओगे, ठीक, CO1J, क्योंकि जगह नहीं है। तो अब भैया जो रियल CC है, जो रियल CC है, यहां से हो गया, ठीक, पूरा सेंटेंस आपका कंपाउंड बन जाता है। तो जितना आप पढ़े थे अभी तक, जितना आप पढ़े थे उसका रिवीजन हो गया, ठीक ना। तो ये सेंटेंस आपका मिल गया। अब फटाफट हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक, फटाफट एग्जाम्पल देते हैं। तो ये आप उतार लीजिएगा, ओके, हाँ सही है। चलिए अब आगे हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल की झड़ी लग जाएगी कहाँ, जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन खोलेंगे। यहां तो एक दो देंगे। तो अब आप क्या करिए, एग्जाम्पल लीजिए। ठीक, एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं कि यहां पर लेते हैं, ठीक है, देखिएगा, नंबर 1, मोहन is poor, और दूसरा हम लेते हैं, फिर मोहन लिखते हैं, मोहन is happy। कंट्रास्ट यहां पर आप नहीं समझेंगे, दोनों जो है स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट वाक्य है, दोनों ही वाक्य इंडिपेंडेंट है। ये दोनों सिंपल सेंटेंस में, ये देखिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ठीक। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, सिंपल सेंटेंस। कंट्रास्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला नहीं समझना है, कंट्रास्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी होता है, कंपाउंड में भी होता है। रैंक अगर अनइक्वल है या कंट्रास्ट है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा, और उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट कहते हैं, आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ कंट्रास्ट है परंतु रैंक इक्वल है, यानी
सेम पर्सन गरीब है और खुश है। तो यहां पर ये सिंपल सेंटेंस हुआ, ठीक ना। अब इनकी जो रैंक है देखिए, आप इक्वल रैंक, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट क्या है, गरीब है फिर भी खुश है, फिर भी खुश है, यानी गरीब रहते हुए खुश है। तो अब आप यहां कंट्रास्ट के लिए बट से, यानी विपरीत वाक्य दोनों बट से जोड़ देंगे। तो जैसे आप कंबाइन करेंगे, ठीक ना, हमने कंबाइन किया, ठीक, जैसे कंबाइन करेंगे तो यहां हम लिख देंगे मोहन इज पुअर, यानी गरीब होने के बावजूद भी वह खुश है। बट क्या होगा, बट ध्यान दीजिएगा, बट अब इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूं कोऑर्डिनेट क्लास में, आप मोहन लिखते हो तो भी गलत। अब मोहन के बदले में प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन लिखते हो तो भी गलत, कुछ नहीं लिखना है। यानी यहां एंड के साथ जो रूल होता है वही बट के साथ होता है। तो एंड और बट के बाद दोनों कंजक्शन याद कर लेना, सेम सब्जेक्ट रिपीट नहीं होता है, ठीक ना। तो यहां पर हम समझने के लिए ही लिखेंगे, लेकिन समझने के लिए मतलब हमको काउंटिंग करना है सब्जेक्ट प्रेडिकेट की। तो ही, अब प्रेडिकेट पर उतार दो, इज हैप्पी, प्रेडिकेट पर उतार दो। अब देखो भैया, दोनों सिंपल सेंटेंस को हमने जोड़ दिया, तो यह हो गया, देखो वन फीवर, यहां समझने के लिए हमने लिखा है, लेकिन यह अंडरस्टूड है। दूसरा क्या किया, प्रेडिकेट टू। अब इक्वल रैंक है और विपरीत वाक्य है, तो कंजक्शन हम बट लगा रहे हैं, कंजक्शन अभी पढ़ाया नहीं है, पहले इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आगे कंजक्शन तभी समझ में आएगा। तो यह जो है ध्यान दीजिएगा, इसे तो हम अभी कंजक्शन केवल कह रहे हैं, केवल कंजक्शन थोड़े समय के लिए यहां पर, परंतु अब रैंक जब इक्वल है तो ये वन क्लास बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, उस वन क्लास को आप क्या कह दोगे भाई, दोनों मिलकर के अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो एक क्लास ये हो गया, बोलो हो गया, और दूसरा क्लास ये हो गया। चलो स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं, दूसरा क्लास ये हो गया। अब रैंक इक्वल है तो सीधे सीधे आप क्या लिख दो, ये इसको पीसी लिख दो। अब ठीक ना, उसको PC2 लिखोगे, ध्यान देना, अब उतना आपको करने की जरूरत नहीं है, माइंड सेट हो गया है। तो इसको आप CC लिख दो। तो कंजक्शन जो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा, कंजक्शन हो गया, 60 में कर दे रहा हूं, यहां पर प्लस लगा दे रहा हूं, यहां पर क्या किया, प्लस लगा दिया, ध्यान दीजिएगा, प्लस लगा दिया। अब ये CC हो गया कि नहीं। तो पूरा जो सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है, रियल CC तो यहां से है, आप पढ़ चुके हो, रियल CC यहां से है, और एक PC के साथ ध्यान देना, PC यानी प्रिंसिपल क्लास कभी कोऑर्डिनेट से नहीं जुड़ता है। बोलने का तरीका अभी हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं।
ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो बोलने का तरीका है, समझने और समझाने का तरीका है, कुछ टीचर भी हमारा वीडियो देखते हैं, पढ़ाते हैं, तो भैया यहाँ गलती ना करना। आप बोलोगे जब, अब डिफिनेशन आप सिंपल कर सकते हो किसका जी, कंपाउंड सेंटेंस का। तो आप हिंदी में लिख सकते हो, मैं बोल दे रहा था, जब एक कोऑर्डिनेट क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा प्रिंसिपल क्लास है, किसी प्रिंसिपल क्लास है, इसे किसी लगा दो, जब कोई कोऑर्डिनेट क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा किसी प्रिंसिपल क्लास से जुड़ता है तो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। फाइनली नोट कर लो इसको, फिर कर दे रहा हूं, ठीक ना। जब कोई कोऑर्डिनेट क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा प्रिंसिपल क्लास से जुड़ता है तो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। तो शुरू से ही घुमा फिरा के वही चीज आ रही है अलग अलग तरीके से, ठीक ना। तो सारा मथोगे, जब कोऑर्डिनेट क्लास मत हो, फिर कंपाउंड सेंटेंस मत हो। ये जो डाउट होता है तुम लोगों को, बहुत दिनों से डिमांड थी बच्चों की, पढ़ा दीजिए सर पढ़ा दीजिए, और मैं कहा था कि मेरा क्लास तो भाई हर टॉपिक का गजब होता है, अपने मुंह से कहना ठीक नहीं, आप देख लो, टैली कर लो, मिला लो, बड़े वीडियो मेकर है यूट्यूब पर, बहुत वीडियो मेकर है, मिला लो, मिलियन वाले से 10 लाख 20 लाख वालों से मिला लेना, ठीक ना। तो ये चीज है, अब आपको कहीं डाउट नहीं होगा। अब सवाल बस एक ही उठता है कि कंजक्शन का प्रयोग हम कैसे करें। तो यह तभी क्लियर होगा जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पर क्लास लेंगे। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी जानते हो, वो उनके भी प्रकार होते हैं, उनके भी भेद। तो जब तक उनके भेद को नहीं मैं पढ़ाऊंगा तब तक आप नहीं समझोगे। आप उनको तभी समझोगे जब कोऑर्डिनेट क्लास समझोगे, कंपाउंड सेंटेंस तो कितना कोरिलेटेड है, आगे पीछे आपको जाना पड़ेगा। इसी तरह से आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के भी प्रकार होते हैं, तो वहाँ भी इसी तरह से चलेगा। जब सबऑर्डिनेट क्लास तैयार रहेगा, फिर क्या जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार रहेगा, तभी कंजक्शन समझ में आएगा, फिर तभी आपको नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास तथा एडवर्ब क्लास क्लियर होगा मुन्ना। तो इस तरह से आज का क्लास हम बंद कर देते हैं। एक एग्जाम्पल बहुत है, आगे तो एग्जाम्पल आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक ही एग्जाम्पल पर्याप्त होता है, ठीक ना। तो आज का क्लास किस पर रहा, कंपाउंड सेंटेंस पर। आगे हम अगला क्लास लेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। कुछ लोग गलती से सब्सक्राइब कर दे रहे हैं फिर से अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। अब अनसब्सक्राइब वाला पुराना है कि नया है ये तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करने वालों की संख्या ज़्यादा है, अनसब्सक्राइब तो रेयर हो। अब होगा क्या कि जो पुराने स्टूडेंट हैं, मैं बता रहा हूँ सब्सक्राइब कौन करता है, पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक ना, जिनको अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं है। दो कंडीशन है, या तो पढ़ करके वो सिलेक्ट हो चुके हैं यानी जॉब पा चुके हैं तो अब नहीं आ सकता है, आज सब्सक्राइब करके बैठे हैं तो भैया हम रोज वीडियो डाल रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब होता होगा, मैसेज जाता होगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दिए। तो ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार। अब कुछ जो है स्टूडेंट बेवकूफ़ टाइप के होते हैं, एक आध वीडियो देख करके मूर्ख, ठीक ना, तो एक आध वीडियो देख करके जल्दीबाजी में सब्सक्राइब कर देते हैं। फिर उनको आगे लगता है कि यार ये तो उनका पढ़ने का पढ़ाने का, देखो मेरा पढ़ाने का इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना। तरीका है सिस्टमेटिक रूप से पढ़ाने का। तो अगर आप बीच में कोई वीडियो खोलोगे तो आपको नहीं समझ आएगा।
यानी इसको समझने के लिए आप क्लास एंड कंजंक्शन नंबर 1 से शुरू करना पड़ेगा, साइंटिफिक तरीका, क्योंकि ये भाषा विज्ञान है और भाषा विज्ञान का मतलब है कि वो विज्ञान से जुड़ा है, तो विज्ञान का मतलब समझिए सिस्टमेटिक। तो ये चीज़ होता है। तो सिस्टमेटिक अगर आप चैनल पर आते हो और सिस्टमेटिक पढ़ते हो तो अंग्रेजी बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक ना। तो अगर हाँ एक सुझाव दूंगा कि आपको पसंद आता है तो अपने समकक्ष, अपने जूनियर या बड़ों को भी आप सलाह दे सकते हो कि भैया यहाँ से पढ़ लो, है, क्योंकि एक एक कदम आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड्रॉइड में भी काफ़ी हमने वीडियो बनाया है, उसको भी फिनिश करना है, और ये खुल गया है तो इसको तो मैं समाप्त करूँगा, ठीक ना भैया। इसके बाद क्या आएगा, पोजीशन आएगा। पढ़ाना बहुत ही है, सारी जिंदगी पढ़ाता रहूँगा, ग्रामर नहीं, लेकिन अब सारी जिंदगी नहीं, 2-4 महीने में फिनिश कर दूंगा उतना कोर्स जितना आपको आवश्यकता है, ठीक। फिर जो है हम वोकैबुलरी में सबसे पहले, हम वोकैबुलरी तो पढ़ाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उसमें एक वोकैबुलरी है क्या, इडियम एंड फ्रेज, उसको मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उस पर भी हमने रिसर्च किया है, उनकी कैटेगरी बनाया है, गजब का मैटर है, ठीक ना। दूंगा तो थोड़ा समय लगेगा, ठीक ना। बहुत कुछ अभी देना बाकी है आपके सिलेक्शन के लिए। अभी हमको प्रोनाउंसिएशन का चैप्टर पढ़ाना है लर्निंग स्टूडेंट के लिए, तो प्रोनाउंसिएशन का लाभ तो भैया पुराने हो उसका बहुत नहीं मिलेगा, लेकिन लर्निंग स्टूडेंट के लिए तो मैं पढ़ाऊँगा ही, ठीक ना। और सारा मैटर मैंने आज, जानते हो 1995 से मैं रिसर्च कर रहा हूँ इसका, आज से नहीं। अब जोड़ो लो भैया, जोड़ो लो, 1995 स्टार्टिंग से, जनवरी से मैं स्टडी किया करना शुरू किया, जनवरी के महीने समझ लो, पहली से जनवरी से, तो अब कितने साल हो गए शोध करते हुए। तो मैटर तो मेरे पास बहुत गजब का है, वन टाइम में मैटर आप न गूगल पर पाओगे कहीं और न यूट्यूब पर पाओगे, अगर पाओगे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर। इसलिए मैं रिक्वेस्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन सजेस्ट जरूर करूँगा कि आप जुड़ जाओ। क्यों रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो हम नेकी का काम कर रहे हैं, समाज सेवा, और तुमसे हम सिफारिश करें सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये नहीं मुझसे होगा। मैं बता दे रहा, शुरू में मैं कर दिया था अपने छात्रों के सलाह पर, मैं नहीं समझ पाया, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो डांट भी पड़ेगी, ठीक। अगर पढ़ते हो तो मैं बीच बीच में मोटिवेट भी करता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में दो, ठीक, उसका सलूशन मेरे पास है, मैं जवाब देता हूँ, मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक ना। लेकिन फालतू कमेंट नहीं, फालतू तो बिल्कुल नहीं, समझ लीजिए। अब कोर्स में पूरा दूंगा, आप नहीं डिमांड करेंगे कि सर ये पढ़ा दीजिए, सर वो पढ़ा दीजिए। मुझे कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और कब पढ़ाना है, उसका डिसीजन मैं लूँगा। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो पढ़ो, और नहीं करते हो, तुम्हें जल्दी है ना, तो जल्दी है तो जाओ। देखो लर्निंग स्टूडेंट के पास समय होता है और प्रिपरेशन में 2 साल 3 साल लगता है। सुन लो, अब जैसे मेरा कोर्स फिनिश होगा यूट्यूब चैनल पर, तो आपको 2-3 साल नहीं लगेगा, तब तो आप के ऊपर निर्भर करता है कि कितने घंटा आप सीटिंग कर रहे हो और जल्दी से वीडियो ख़त्म कर रहे हो, नोट बना ले रहे हो। फिर आपको समय लगता है प्रैक्टिस में, तुम चाहोगे तो 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में, भाई 2 महीने में तो मेरा मैटर नहीं खत्म होने वाला है, नोट बना सकते हो वाईफाई से जोड़ करके, और थोड़ा 10-10 घंटे पढ़ो, जल्दी से नोट बना लो। उसके बाद प्रैक्टिस बैच भी मैं शुरू करूँगा यूट्यूब पर, मैं सिस्टम से काम करता हूँ, ठीक ना। और प्लान बना रहा हूँ कि एक प्रैक्टिस बैच, मतलब बैच का मतलब उसकी प्लेलिस्ट अलग कर दूँ, शुरू किया जाए। अब समय देखता हूँ
तो नीचे से जैसे नाउन का चैप्टर, ठीक ना भैया, तो नाउन पर आप क्या क्या आता है, नाउन से संबंधित स्पॉटिंग एरर, नाउन से संबंधित इंप्रूवमेंट, जो भी आता है फिलिंग द ब्लैंक, इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, रट्टा छाप नहीं। तो थोड़ा सा आपको वेट तो करना पड़ेगा। तो कल ही अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।